Everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World. So today we are covering a very quick revision of the chapter, which is chapter number 3 of funding, which is Infrastructure Investment Trust. So firstly we'll see what all we are covering in this chapter. So we are covering the definition, offer of unit, public issue of units, preferential allotment of units, listing and trading of units, and delisting of units. And also there are some other parts of the questions as well. I'll just quickly revise this chapter for you guys. So let's go ahead. It says that InvIT is just like a mutual fund which enables direct investment of small amount of money from possible individual and institutional investor infrastructure to earn a small portion of the income as return. इसका मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है भाई, जैसे म्यूचुअल फंड है वैसे InvIT भी है, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी लेता है पॉसिबल इंडिविजुअल से एंड रिटर्न्स देता है उसको. फिर बोल रहा है InvIT वर्क्स लाइक म्यूचुअल फंड और रीट इन फीचर्स, मतलब जो रीट और म्यूचुअल फंड के फीचर्स है वही InvIT के भी फीचर्स है. InvIT कैन बी ट्रीटेड एज अ alright, I'll have to work out like this. Alright, so InvIT can be treated as the modified version of REIT designed to suit the specific circumstances of infrastructure sector. मतलब ये बेटा जी कि REIT जो था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह, InvIT जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के इसमें हम लोग ने घुसा दिया है बेसिकली, क्योंकि उसके फीचर्स काफ़ी सिमिलर है, लिमिट्स और थोड़ी सी चीज़ें जो डिफरेंट है, बाकी मोस्ट ऑफ द लाइक 80% ऑफ द REIT एंड InvIT में सिमिलैरिटीज़ है. So often infrastructure projects such as road or highways take some time to generate steady cash flows. Meanwhile, the infrastructure company has to pay interest to banks for the loans taken by it, and InvIT is essentially gives the company the leeway to fulfill its debt obligation quickly. मतलब मोस्टली बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो होता है वो कैश फ्लो स्टडी देता है, मतलब उसमें रिटर्न बहुत स्लो आते हैं, और ऑल्सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उसको बैंक का जो लोन लिया है उसमें विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ता है. बट InvIT जो है ना वो एक लीवे देती है अपनी कंपनी को टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन क्विकली, कि भाई जल्दी जल्दी लोन चुका दे. फिर बोल रहा है कि इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड फॉर्म्ड अंडर द ट्रस्ट एक्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. बेसिकली यू कैन से दैट कि ये InvIT. So basically InvIT is a private trust set up under the Indian Trust Act 1882 and registered with SEBI as an InvIT. इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है सेट अप अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. तो बेसिकली हम बोलेंगे कि InvIT जो है वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है सेटअप अंडर दी एक्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड रजिस्टर्ड विद सेबी एज पर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12 ऑफ सेबी, सॉरी सेक्शन बोल रेगुलेशन 12 ऑफ सेबी. तो एज एन इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड है. फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा जी. नेक्स्ट पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा है The trust is created by the sponsor. The ownership of the property vests in the trustee. Okay, जो ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी का, एसेट संभालने का काम ट्रस्टी करता है. एंड द बेनिफिशियरी आर द यूनिट होल्डर्स ऑफ द InvIT. बेनिफिशियरी जो है वो उनको यूनिट होल्डर बोलते हैं. फिर आते हैं कि हाउ डज इट बेनिफिट इन्वेस्टर. जो InvIT है ना वो बेनिफिट्स कैसे देता है इन्वेस्टर्स को. फर्स्टली बोलने की कोशिश कर रहा है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन दे रहा है. आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस पर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन दे रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को. फिर बोल रहा है फ्री अप डेवलपर कैपिटल फॉर री इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. फ्री अप डेवलपर कैपिटल फॉर री इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. बेसिकली बोलने की कोशिश है जो आप पैसे दे रहे हो उससे वो अपना जो डेवलपर कैपिटल फटाफट का वो जो एग्जिस्टिंग काम है वो खत्म करके जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें पैसे लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है. लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑफर टू अट्रैक्ट. बेसिकली बोलने की कोशिश है कि यहाँ पे लो रिस्क इन्वॉल्व है विच ऑफर टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सच एज इंश्योरेंस एंड पेंशन. बेसिकली ये सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा है कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स में होता है कि यहाँ पे रिस्क कम होता है. सिमिलरली InvIT में भी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को उससे फायदा होता है. फिर बोल रहा है फैसिलिटेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. बेसिकली InvIT हम लोग ने लाया क्यों पिक्चर में कि हम पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आपको सिक्योरिटी दे रहे समवे और दी अदर. तो फैसिलिटेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाइड तरीके से वो ओनरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं टू रिटेल इन्वेस्टर्स.
फिर बोल रहा है टू ब्रिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, वो गवर्नेंस लाने की कोशिश कर रहा है। इनविट जो एक रेगुलेशन है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये रेगुलराइज कर रहा है समवे और दी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, तो एक गवर्नेंस लाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है। यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली जब ग्रोथ पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टर, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। नीचे क्या लिखा है, इनविट्स फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, इनविट्स facilitate creation of infrastructure assets by providing better financing and ownership opportunity while generating healthy returns to the investors. वापस से पढ़ो लाइन, इनविट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, इनविट्स facilitate creation of infrastructure assets by providing better financing and ownership opportunity for generating healthy returns to the investor. I hope it was self-explanatory. ठीक है, we are moving ahead with the concept of this thing, InvITs now. तो यहाँ पर कुछ यूनिट होल्डर है बेटा, बेनिफिशियरी है, जो कि क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, यूनिट्स ले रहे हैं इनविट से। ये स्पॉन्सर्स है जो खड़ा कर रहे हैं, बेसिकली सेट कर रहे हैं ट्रस्ट को। और इनविट जो है वो इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, और होल्ड ये जो ट्रस्टीज है ये होल्ड करते हैं एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट। इनविट जो है इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, इतना समझ में आ रहा है। और ये जो ट्रस्टीज है ये होल्ड कर रहे हैं एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट। उसके बाद आ गया कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट करता है, कौन, स्पॉन्सर एंड ट्रस्टीज मिलके एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाता है, मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड इसमें एक खासियत ये है विच वॉज नॉट इन रीड, कि यहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, हु इंश्योर्स द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स। आई होप इतना अंडरस्टैंडेबल था। So now we are moving ahead with few definitions, and once we're done with the definitions, यहाँ तक है, once we're done with the definitions, then we will cover basically we will cover what? We will cover the next thing. So let's move ahead with the definition now. What does it say? Let's just go ahead with that. ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि मुझे बताओ कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। सो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट मीन्स, इंक्लूड बोला है क्या, नहीं, मीन्स बोला है कि यही होगा एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच प्रायर टू द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय और ट्रांसफर टू द इनविट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कि एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय या फिर ट्रांसफर के तरीके से या फिर एक्विजिशन के तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग कंडीशंस, विच इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज अचीव द सीओडी मतलब कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट एज डिफाइंड अंडर द रेलिवेंट प्रोजेक्ट अग्रीमेंट इंक्लूडिंग कंसेशन अग्रीमेंट, power purchase agreement or any other agreement of a similar nature entered into in relation to the operation of the project in any agreement entered into by the lenders. The infrastructure project has received all the requisite approvals and certification for commencing the operation. The infrastructure project has been generating revenue from operation for a period of not less than 1 year. इसी को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि भाई कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। तो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है मीन्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय और ट्रांसफर टू द इनविट सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग कंडीशन। पहली चीज की ये कि इंफ्रा प्रोजेक्ट हैज अचीव्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट एज डिफाइंड इन अग्रीमेंट, कि इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है ना उससे कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव कर लिया, जो कि हमने अग्रीमेंट में बताया था। इंफ्रा प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड ऑल द रिक्वेस्टेड अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन फॉर कमेंसिंग ऑपरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना इनविट को अपना स्टार्ट करना है, कमेंस करना है ऑपरेशंस, तो बेसिकली उसके लिए जो भी रिक्वेस्टेड अप्रूवल थे वो मिल गए। द इंफ्रा प्रोजेक्ट हैज बीन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर, कि एटलीस्ट 1 साल तक मिनिमम आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तब हम बोलेंगे कि भाई आप क्या हो, आप कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट हो। फिर नेक्स्ट आता है कंसेशनल अग्रीमेंट। कंसेशनल अग्रीमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू पर्सन विद अ कंसेशनिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट। कंसेशन अग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि एक पर्सन है जो कि कंसेशनिंग अथॉरिटी के साथ अग्रीमेंट कर रहा है टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। पर्सन है कंसेशनिंग अथॉरिटी के साथ अग्रीमेंट कर रहा है टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, खत्म। फिर आता है एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, तो ये पढ़ लेते पहले, फिर ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। तो बेटा एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मीन्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय और ट्रांसफर टू द इनविट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि ये लाइन सिमिलर थी कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में। सी इट्स अ क्विक रिविजन, दिस इज आई एम गोइंग वेरी फास्ट, सो बेसिकली ओनली दोज स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इट
studied it nicely and maybe once have revised it. So I'm going this fast कि वो exam point of view से समझ में आए एक दिन पहले. Eligible infrastructure project means infrastructure project which prior to the date of its acquisition or by transfer to the InvIT satisfy कर रहा है following condition. पहला कि अगर आपका PPP प्रोजेक्ट है तो क्या, अगर नॉन PPP प्रोजेक्ट है तो क्या. PPP प्रोजेक्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज अ कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट. हमने देखा था कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है. हमने देखा था कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट का मतलब होता है जिसने कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव कर लिया है, जिसने हर एक रिक्विसाइड अप्रूवल को भी रिसीव कर लिया है, सारे रिक्विसाइड अप्रूवल को एंड सर्टिफिकेशन फॉर कमेंसिंग द ऑपरेशन एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर नॉट लेस 1 ईयर. कि भाई 1 साल के लिए तो रेवेन्यू जनरेट करो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट. तो फॉर पीपीपी प्रोजेक्ट एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन सा होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है. सेकंड, हैज अचीव्ड कमर्शियल ऑपरेशन डेट एंड डज नॉट हैव द हैज नॉट I guess the infrastructure project which has achieved a COD and does not have the track record of revenue from operation for a period of not less than 1 year. मतलब ये बोले कि भाई आपके COD तो है, आपके पास COD तो है, बट आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. 1 ईयर रेवेन्यू का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपके पास नहीं है. थर्ड बोलने की कोशिश करा द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज प्री COD प्रोजेक्ट. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट प्री COD प्रोजेक्ट इज लेटर इन दिस वीडियो इटसेल्फ. इन नॉन पीपीपी प्रोजेक्ट क्या होता है कि द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड ऑल द रिक्विजिट अप्रूवल फॉर कमेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ. वेट, ये यूनिट होल्डर्स है, पैसे दे रहे हैं, यूनिट्स देने का काम करे, ये स्पॉन्सर्स है, ये ट्रस्टीज है. अब ये कर रहे हैं ना, ये इनको जो इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, ये इन्वेस्ट सिर्फ एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कर सकते हैं. आई यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हेन आई एम टेलिंग यू गाइस एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. लेट्स से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है वो एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर सकता है. ठीक है, अपना ओपिनियन दो. तो क्या लिखोगे कि भाई हाँ आप सही बोल रहे हो, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर सकता है. नाउ एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के भी 2 पार्टीशन हो जाते हैं कि अगर वो पीपीपी प्रोजेक्ट है तो क्या, और नॉन पीपीपी प्रोजेक्ट है अदर देन पीपीपी प्रोजेक्ट है तो क्या. पीपीपी मतलब होता है प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये हम डेफिनेशन देखेंगे. पीपीपी प्रोजेक्ट में है तो क्या, अदर देन पीपीपी में है तो क्या. तो पीपीपी में है तो हैव टू मेक श्योर कि पहला वाला जो मतलब जो लाइन है कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड होना चाहिए. हैज और सेकंड बोल रहा है कि हैज ऑब्टेन सीओ कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटेड का मीनिंग हमने अभी देखा, मीनिंग कि अचीव किया है COD, सारे रिक्विजिट अप्रूवल लिए हैं और 1 साल का तो रेवेन्यू जनरेटिंग है उसका. फिर बोल रहा है हैज ऑब्टेन, भाई COD तो है, कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट तो है, बट डजंट हैव द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर. कि भाई उसके रेवेन्यू तो नहीं है 1 साल का. प्री COD का मतलब ओके यहाँ से ले लो या फिर मैं बताती हूँ बाद में. अदर देन पीपीपी है तो रिसीव्ड जो भी सारे अप्रूवल्स है वो रिसीव किया हो तो उसको हम बोलते हैं एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. मतलब ये बेटा जी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है ना वो सिर्फ एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर सकता है. एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2 तरीके के होते हैं, या तो पीपीपी होगा या तो अदर देन पीपीपी होगा. पीपीपी मतलब कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है, हैज ऑब्टेन COD बट डजंट हैव द रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो एटलीस्ट 1 साल का भी रेवेन्यू नहीं है. फिर प्री COD है, प्री COD का मतलब अपन देखते हैं. फिर बोल रहा है कि अदर देन है पीपीपी, तो आपको मेक श्योर करने की सारे अप्रूवल सारे सर्टिफिकेशन ऑपरेशन कमेंट्स करने के लिए मिल चुके हैं. सो आई होप ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको समझा. अभी हम पीपीपी देखते हैं, फिर हम इस पे आएंगे कि पीपीपी देखते हैं, फिर प्री COD देखते हैं क्या है. तो पीपीपी प्रोजेक्ट यहाँ पर है, प्री COD प्रोजेक्ट आई गेस यहाँ पर है, प्री COD प्रोजेक्ट. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. तो पीपीपी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ तो फिर आप इंग्लिश में समझ लेना. गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ले लेते LIC है. अब गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर आए LIC में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो चाहती है कि मिलके ये लोग वो प्रोजेक्ट बनाए एंड अकॉर्डिंगली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करे, मिलके वो लोग चलाए वो चीज़, वो कंपनी एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करे. सिमिलरली जब जो पब्लिक कंसेशनिंग अथॉरिटी है वो प्राइवेट SPV के के साथ मिलके वो डेवलप करना चाहती है प्रोजेक्ट. दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. Public private partnership project means an infrastructure project undertaken on a public private partnership basis. Public private partnership basis समझा क्या आपको? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब SPV, पार्टनरशिप है दोनों का बेसिस बिटवीन अ पब्लिक कंसेशनिंग अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट SPV
between a public concessioning authority and a private SPV. यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको. फिर बोल रहा है concessionaire selected on the basis of open competitive bidding or on the basis of MOU with the relevant authorities. या तो भाई bidding कर लिया आपने कि गवर्नमेंट ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि LIC जो है अब वो प्राइवेट मार्केट में भी खेले, मैं चाहता हूँ पार्टनरशिप करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलेंगे उसको, तो मैं बिडिंग बुला रहा हूँ कि देखता हूँ जो मेरे को अच्छा बिड देगा मैं उसके साथ अग्रीमेंट करने के लिए तैयार हूँ. या तो फिर हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है विद द पर्टिकुलर एसपीवी, हम उसके साथ करेंगे. तो आई होप पीपीपी मतलब समझा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट मीन्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेकन ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस बिटवीन अ पब्लिक कंसेशनिंग अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट एसपीवी. कंसेशनर सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग या फिर MOU. तो यहाँ पर ये दोनों का क्या है, यहाँ पर ये दोनों का पब्लिक PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अब या तो ये MOU के बेस पे होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या तो फिर ये बिडिंग के बेस पे होगा. तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा. तो ये हो गया अपना PPP प्रोजेक्ट. अब हम आगे बढ़ेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हाट इज दिस वन. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं बेटा? अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं वो देखते हैं. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब बताया कि इंक्लूड बोला है कि ये होंगे या ये भी आ सकते हैं. मतलब बताया कि यही होंगे, जो भी होंगे वो यही होंगे. ठीक है. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कि QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर फैमिली ट्रस्ट या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC रजिस्टर्ड विद IRBI एज SEBI एज द केस में बी एंड ऑल विथ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब बहुत सिंपल बताए, या तो QIB को ले लो या तो फिर फैमिली ट्रस्ट या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC कंपनीज को भी ले सकते हो रजिस्टर्ड विद SEBI या RBI जो भी एज द केस में बी एंड ऑल विथ ये सब जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब सिंपल बताया कि भाई या तो QIB ले लो या तो फिर फैमिली ट्रस्ट ले लो या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC ले लो रजिस्टर RBI SBI RBI या फिर SEBI जिससे भी रजिस्टर्ड होना एज द केस में भी, बट मेक श्योर कि नेटवर्थ ये दोनों का 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए. आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि QIB को ले लो या तो फिर फैमिली ट्रस्ट को ले लो या तो फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC को ले लो, बट मेक श्योर करो कि उनका नेटवर्थ जो है ना वो 500 करोड़ से ज्यादा है. आई होप इट्स डन. तो यहाँ पर एक चीज थी विच इज प्री COD. द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज प्री COD प्रोजेक्ट फॉर एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. अब हम देखते हैं प्री COD किसको बोलते हैं. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्री COD प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं. COD किसको बोलते हैं बेटा? कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट को बोलते हैं. कि कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट, प्री कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट प्रोजेक्ट क्या होता है? प्री COD प्रोजेक्ट मतलब मीन्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विच हैज, तो दो चीज आ रही है कि हैज नॉट एंड हैज नॉट अचीव्ड COD विच इज कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट एज डिफाइंड अंडर द रेलेवेंट प्रोजेक्ट अग्रीमेंट इंक्लूडिंग. कौन से प्रोजेक्ट अग्रीमेंट हो सकते हैं कि कंसेशनल अग्रीमेंट हो सकता है, परचेज अग्रीमेंट हो सकता है, एनी अदर अग्रीमेंट ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड एंटर्ड इनटू और इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट और अग्रीमेंट एंटर्ड into with the lenders. And has मतलब या तो has not achieved COD या तो हैज नॉट अचीव COD या तो फिर हैज अचीव्ड एटलीस्ट. मतलब एक चीज है कि भाई COD अचीव नहीं है यहाँ पर, दूसरी चीज बोलने की कोशिश कर रहा है अचीव्ड कंप्लीशन एटलीस्ट 50% ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज सर्टिफाइड बाय द इंडिया. कि एटलीस्ट आप कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो रखो, कि 50% तो आप अपना कंस्ट्रक्शन पूरा रखो, या फिर एटलीस्ट एक्सपांड नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल कैपिटल कॉस्ट सेट फोर्थ इन द फाइनेंशियल पैकेज ऑफ द रेलेवेंट प्रोजेक्ट अग्रीमेंट. या तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट अग्रीमेंट है it's at least 50% ऑफ द टोटल कैपिटल कॉस्ट. तो इस पर अग्रीमेंट आप एक्सपांड करो, खर्च करो, एक्सपांड करो, मतलब वही हो गया. तो बोले यूज क्या कर रहा है? प्री COD प्रोजेक्ट मतलब हैज नॉट अचीव द COD, जिसने अचीव नहीं किया है कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट, या फिर कंप्लीटेड एटलीस्ट प्लस, या फिर नहीं सॉरी हैज नॉट अचीव द COD एंड कंप्लीटेड एटलीस्ट 50% ऑफ कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट एज सर्टिफाइड बाय द इंडिपेंडेंट इंजीनियर और एक्सपांडेड एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल कैपिटल कॉस्ट एज पर प्रोजेक्ट अग्रीमेंट. यहाँ पर मैं आपको प्री COD का मतलब बताती हूँ. प्री COD मतलब कि नॉट अचीव द COD, कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट जो है वो उसने अचीव नहीं किया है, but completed 50% of the construction as certified by independent engineer and expanded 50% of total project cost. तो ये वाली चीज हम वापस करेंगे टू अंडरस्टैंड. प्री COD वाला नहीं क्या था ना, तो ये वाला डायग्रामेटिक वापस करते. देख क्या बोल रहा है बेटा जी कि ये जो है ना ये यूनिट होल्डर है, ये लोग पैसे दे रहे, यूनिट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं
और ये स्पॉन्सर, ये ट्रस्टी, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो इन्वेस्ट करेगा ओनली एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर सकता है कौन? इन्वेस्टमेंट मैनेजर। तो एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसको बोलेंगे कि पीपीपी होना चाहिए, तो अदर देन पीपीपी होगा। अदर देन पीपीपी मतलब कि उसने सारे रिक्वेस्ट जो भी सर्टिफिकेशन थे, जो भी अप्रूवल थे, वो उसने ले लिए टू कमेंस द ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। पीपीपी प्रोजेक्ट में, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पीपीपी भी आता है कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे भी आप कर सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे भी आप कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड हो, हैज़ अचीव, या तो फिर उसने सीओडी अचीव कर लिया हो भले ही, बट डजेंट हैव द रेवेन्यू फ्रॉम, उसने सीओडी तो अचीव कर लिया लेकिन रेवेन्यू नहीं है 1 साल का, या फिर प्री सीओडी होना चाहिए। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में एलिजिबल, आप ऐसे प्रोजेक्ट में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप एलिजिबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्री सीओडी का मतलब मैंने बताया बेटा जी कि उसने अचीव तो नहीं किया है सीओडी, बट एटलीस्ट 50% ऑफ द कंस्ट्रक्शन उसने कर लिया है एंड सर्टिफाइड कर दिया इंडिपेंडेंट इंजीनियर से, एंड एक्सपांड कर दिया, या फिर 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगेन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं जो जिसने अचीव किया है सीओडी, ऑल अप्रूवल्स दे लिया है, जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा हाउ डज इट बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स, ये वाला क्वेश्चन किया, फिर हमने देखा अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इनविट, देन हमने किया कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, उसके बाद हमने किया कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन कौन सी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये वाला काम किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं वो देखा, कंसेशनल अग्रीमेंट क्या होता है वो देखा, पीपीपी देखा हमने कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री सीओडी प्रोजेक्ट देखा कि प्री सीओडी प्रोजेक्ट क्या है। अब हम देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और ये वाला जो डेफिनेशन होगा बेसिकली लास्ट डेफिनेशन होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वेदर पीपीपी हो या नॉन पीपीपी हो, हैज़ ईदर नॉट अचीव द सीओडी, या तो फिर उसने सीओडी अचीव नहीं किया है, same line as defined under the relevant project, including concession agreement, purchase agreement, any other agreement in similar nature entered into in relation to operation of a project, or in any agreement entered into with lenders, or has achieved COD and does not have the track record of revenue from operation for not less than 1 year। कि अगर पीपीपी भी हो सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, नॉन पीपीपी भी हो सकता है, बट पीपीपी है तो पीपी हाँ विच हैज़ नॉट, या तो उसने हैज़ नॉट अचीव COD, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हो सकता है वो पीपीपी भी हो सकता है, नॉन पीपीपी भी हो सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है हैज़ एंड हैज़ नॉट अचीव्ड COD। सेकेंड में बोल रहा है हैज़ अचीव्ड COD, but doesn't have the track record of revenue from operation for a period of not less than 1 year। but जो रेवेन्यू का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 1 साल का नहीं है। तो आई होप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट समझा। तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम बेटा जी अपना पहला क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ऑफर ऑफ यूनिट्स एंड लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स। I'll just quickly show you this offer of units and listing of units। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि नो IPO to be made by InvIT unless। सेकेंड बोल रहा है कि मिनिमम ऑफर कितना देना है एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, कितना आप दे सकते हो। तीसरा वो बोलने की कोशिश कर रहा है अगर इनविट रेज करेगा फंड्स फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट तो क्या प्रोविजंस होंगे। चौथा बोल रहा है इफ इनविट रेजेस फंड्स फ्रॉम पब्लिक इशू तो फिर क्या कंडीशंस होंगे, जो कि यहाँ तक इतना दिया हुआ है, यहाँ तक के है। उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है, बट इसको मैंने बहुत ही शॉर्टली और अच्छे से कवर किया हुआ है विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें A to Z कवर की हुई है, तो आई थिंक आपको ईजी जाएगा। आई जस्ट शो यू क्विकली। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि नो IPO अनलेस बाय एन इनविट अनलेस, तो क्या कि नो IPO बाय इनविट अनलेस रजिस्टर्ड विद सेबी है, मिनिमम ऑफर साइज असेट साइज जो है वो 500 करोड़ का है, मिनिमम ऑफर साइज जो है वो 250 करोड़ का है। हावेवर द रिक्वायरमेंट ऑफ ओनरशिप एंड एसेट साइज कैन बी कंप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अलॉटमेंट। ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या कि अगर इनविट को IPO लाना है
तो ला सकता है, बट ये चीज़ें अगर फुलफिल नहीं होती तो इनविट आईपीओ नहीं ला सकता। पहली चीज़ की रजिस्टर होना पड़ेगा सेबी के साथ, मिनिमम उसका एसेट साइज, जो एसेट साइज है मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए, ऑफर साइज मिनिमम 250 करोड़ होना चाहिए। हावे ये जो ओनरशिप वाला एंड एसेट साइज वाला प्रॉब्लम है, इट हैज़ टू बी कंप्लीट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अलॉटमेंट। ये चीज़, ये पॉइंट पूरा, ये जो इतना बड़ा हमने किया है वो मैंने इतनी छोटे पैराग्राफ में कवर किया है। दूसरा बोल रहा है कि मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक थ्रू एन ओडी कितना होना चाहिए। सो ओडी मतलब सॉरी, यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट मैं ओडी बोलती हूँ, तो ऑफर डॉक्यूमेंट को मैं ओडी ही बोलूँगी। तो यहाँ पे देख लो भाई, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए। अगर अप टू 1600 करोड़ है तो 25% होना चाहिए। 1600 करोड़ क्या, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करा है, एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ द इन्वेट इफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल ऑफ द इन्वेट कैलकुलेटेड एट ऑफर प्राइस इज लेस देन 1600 करोड़। तो ये जो पोस्ट इश्यू कैपिटल है, ये वाली चीज़ जो है ना, यहाँ पर कहाँ लिखूँ, पोस्ट इश्यू कैपिटल, तो अगर पोस्ट इश्यू कैपिटल जो है वो 1600 करोड़ तक के, तो 25% तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। पोस्ट इश्यू कैपिटल अगर 1600 करोड़ से 4000 करोड़ तक है तो 400 करोड़ आपका मिनिमम कैपिटल, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। एंड 4000 करोड़ के एंड ऊपर है तो 10% तक आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। यही पॉइंट को इसने इतने विस्तार से बताया। तो 2 पॉइंट बेटा हमारे यहाँ पे कवर हो गए हैं कि आईपीओ, इन्विट को अगर आईपीओ लाना है तो क्या कंडीशन है, और मिनिमम ऑफर साइज कितना देना है पब्लिक को। अगेन पोस्ट इश्यू कैपिटल 1600 करोड़ है तो 25% तक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। 4000 करोड़ है तो 400 करोड़ तक के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। एंड अगर 4000 करोड़ से ऊपर है तो 10% ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि इफ द इन्वेट रेजेस फंड्स बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल के रखा है देखते हैं। तो इट शैल डू इट थ्रू अ प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड बॉडी कॉर्पोरेट ओनली, वेदर इंडियन हो या फॉरेन हो। हाउएवर इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स सच इन्वेस्टमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई विद मिनिमम इन्वेस्टर फ्रॉम एनी इन्वेस्टर ₹1 करोड़। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट लाना तो एक इन्वेस्टर से आपको 1 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दी अबव, इफ सच एंड प्राइवेटली प्लेस इन्वेस्टर proposes to invest not less than 80% of the value of invest assets in completed and revenue generating assets, the minimum investment from the investor shall be ₹25 crore। ठीक है, देखते क्या है। From not less than 5 and not more than 1000 investors shall file a placement memorandum to the SEBI 5 days prior to the opening of issue. However, such opening of issue shall not be a date later than 3 months from the receipt of in principle approval from the listing from exchange. It shall file the final placement memorandum to SEBI within 10 working days। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको इसको समझाती हूँ। तो अगर आप इन्वेट प्राइवेट प्लेसमेंट से करना चाह रहे हो तो उसमें क्या कंडीशन बोला है। पहला कंडीशन वापस से पढ़ लेते हैं। इट शैल डू थ्रू अ प्राइवेट, क्या बोले थे, इट शैल डू इट थ्रू अ प्लेसमेंट मेमोरेंडम। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, जो इनिशियल ऑफर है कैन बी बाय पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। रीट में ऐसा होता था कि सिर्फ पब्लिक इशू से हो सकता है, बट इन्विट में ऐसा है कि भाई आप पब्लिक इशू से भी आप आईपीओ कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी आप आईपीओ कर सकते हो। ठीक है, इतना चीज़ें तो समझ में आ गई। अब पहली चीज़ वो बोलने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, इंडियन हो या फॉरेन हो, सेबी की आरबीआई की गाइडलाइंस पूरी करनी पड़ेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 इन्वेस्टर 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर 80% से ज़्यादा किया तो 25 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर ठीक है, चलो देखते हैं, आ जाओ इधर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेट। सबसे पहले क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इन्वेट जो है ना वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम देगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, इतनी चीजें समझ में आ रही। तो यहाँ पे पब्लिक आएगा क्या बेटा, यहाँ पे पब्लिक को दे रहा है क्या, मेरे को सिंपल से बता, पब्लिक को दे रहा है क्या उस अपने यूनिट्स? नहीं, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब किसको देगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है, पढ़ा था अपन ने। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि क्यूआईबी होगा या तो फैमिली ट्रस्ट या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई या फिर सेबी एज द केस में भी, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में किसको दे सकता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देगा या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को देगा। अब या तो ये इंडियन हो सकते हैं तो फॉरेन हो सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो फॉरेन का भी उठा सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन का भी उठा सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट में तो खैर फॉरेन कंपनी आती है, इंस्टीट्यूशनल वो फॉरेन का हो, इंडियन का हो, कहीं का हो, फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे। प्राइवेट प्लेसमेंट जब आप कर रहे हो तो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया का हो, फॉरेन का हो,
कहीं का भी हो, आप प्लेसमेंट मेमोरेंडम दोगे। आपका जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम है दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। समझ में आया? अब ये लोग जो है ये लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होगा मिनिमम 1 करोड़ होगा, कि भाई कम से कम तो 1 करोड़ आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको 25 करोड़ देना पड़ेगा इन केस पर, यह भी हम फिल करेंगे। यूनिट्स जो है वो आपकी लिस्टेड होनी चाहिए, और जो इन्वेस्टर है आप मिनिमम 5 इन्वेस्टर रख सकते हो, मैक्सिमम 1000 इन्वेस्टर रख सकते हो। ठीक है, फिर से देखेंगे, आप टेंशन मत लो। टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले तो आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग लिया, लिस्टिंग के लिए आपने प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया कि भाई मैं अपनी शेयर्स लिस्ट कराना चाहता हूँ, करा सकता हूँ क्या। आपको जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको इशू ओपन करना है। इशू ओपन करने के 5 दिन पहले आपको सेबी को फीस पे कर देनी है, और जब आपका इशू क्लोज होगा, और एक और चीज बोली ओपनिंग ऑफ इशू में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ करना है। अच्छा ये वाली चीज है, चलो देखते हैं। क्लोज हो गई इशू आपकी, लिस्टिंग भी हो गए आपके शेयर्स यूनिट्स की, तो लिस्ट होने के 10 दिन बाद आपको फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम देना है सेबी को। सिर्फ यही पॉइंट ना यहाँ पर इतने बड़े पैराग्राफ में लिखा हुआ था। अब मैं आपको समझा दूंगी, फिर हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ईजी जाएगा। देखो फिर से आ जाओ। इनविट जो है वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को देगा प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जो कि रजिस्टर होना चाहिए सभी के साथ। ये लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट, ये लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे मिनिमम 1 करोड़ का करेंगे, लेकिन कब करेंगे 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन 25 करोड़ करना पड़ेगा इन केस वेयर इफ इनविट इन्वेस्ट 80% और मोर ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि ये जो बंदा है ना इनविट, ये बोल रहा है कि मुझे IPO लाना है, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो इसने अपना 80% ऑफ दी 80% और मोर ऑफ इट्स एसेट्स उसने टोटल ऑफ इट्स टोटल एसेट उसने ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जो कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, तब तो भाई 25 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लूंगा। दोगे क्या? देना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ तो नहीं लूंगा। 1 करोड़ तब लूंगा जब मेरा जो मैं जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट एटलीस्ट 80% तक तो नहीं है, तब मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1 करोड़ का आपसे मैं लूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा हूँ जहाँ पे मैं 80% तो ऐसा पैसा लगा रहा हूँ कि भाई मेरे को रेवेन्यू मिलने वाला है, तो 25 करोड़ तो देना पड़ेगा। यही बोला हुआ है। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देती हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो अगेन लिस्टेड होना चाहिए यूनिट्स, मिनिमम इन्वेस्टर 5 इन्वेस्टर। अगर भाई 25 करोड़ दे रहा है 5 लोग, तो सोचो ना कितना हो गया 25 करोड़। अगर 5 लोग दे रहे हैं, 4 लोग देते तो 100 करोड़ हो जाता है, 125 करोड़ हो जाएगा। तो मिनिमम इन्वेस्टर मुझे 5 चाहिए, मैक्सिमम 1000 तक मैं ले सकता हूँ। इतना आई होप आपको समझा। अभी हम ये पढ़ने वाले, देखो आपको समझता है क्या। थ्रू अ प्लेसमेंट मेमोरेंडम करेंगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट होगी, इंडिया की या फॉरेन की हो चलेगा। हाउएवर इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर RBI की गाइडलाइंस को फॉलो कर लो। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टर हैज टू बी 1 करोड़। लेकिन अगर आप ऐसी कोई इन्विट हो जो कि इन्वेस्ट कर रहा है एटलीस्ट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्विट एसेट्स। 80% ऑफ व्हाट? तो 80% इन्विट का जो एसेट्स है उसका 80% वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगा रहा है जो कि कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स है। सो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर हैज टू बी 25 करोड़। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 1000 इन्वेस्टर, की 5 इन्वेस्टर कम से कम या तो 1000 इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा shall file a placement memorandum to SEBI at least 5 days prior to opening of the issue. However, such opening of issue shall not be at the date later than 3 months from the receipt of, मतलब कि आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आप कर लो। It shall file the final placement memorandum with SEBI for a period of 10 working days। तो मैंने ये जो चीज़ें है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बताई है, मैंने आपको बहुत सिंपली तरीके से फ्रेम किया है कि देखो इन्विट जो है ना वो प्लेसमेंट मेमोरेंडम दे रहा है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, ये जो यूनिट्स दे रहा है ना दैट हैज टू बी लिस्टेड, प्लेसमेंट मेमोरेंडम रजिस्टर हैज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। मिनिमम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये इधर 1 करोड़ कर सकता है, लेकिन अगर ये ऐसी कोई एसेट में पैसे लगा, ये अपना ये 80% ऑफ इन्विट एसेट्स का पैसा जो लगा रहा है वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में लगा रहा है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो 25 करोड़ का मांगेगा।
फिर 5 इन्वेस्टर कम से कम और 1000 इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ से उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर उसको ओपन करना है इशू। और इशू ओपन के 5 दिन पहले उसको सेबी कैश फीस जमा करा देनी है। जब क्लोजर होगा, लिस्टिंग होने वाली होगी, शेयर्स की लिस्टिंग होगी, तो मेक श्योर करो लिस्टिंग के 10 दिन के अंदर आप प्लेसमेंट मेमोरेंडम दे दोगे किसको बेटा, सेबी को। तो आई होप इतना क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या किया कि नो IPO अनलेस रजिस्टर्ड विद सेबी है, एसेट साइज 500 करोड़ रुपीज़ का है, ऑफर साइज 250 करोड़ रुपीज़ का है, एंड ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी अगर ये रिक्वायरमेंट हाउएवर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ ओनरशिप एंड एसेट साइज कैन बी कंप्लाइड एनी मतलब कैन बी कंप्लाइड एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अलॉटमेंट। ये चीज़ पढ़ी। फिर इसमें हमने पढ़ा कि भाई आपका जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो पोस्ट इश्यू कैपिटल अगर आपका इतना है, पोस्ट इश्यू कैपिटल 1600 करोड़ है तो 25%, 1600 करोड़ टू 400 करोड़ है तो फिर 4000 करोड़ तो 400 करोड़, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल आ रहा है तो 10% आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेट करना है, तो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, तो ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी है। नाउ वी आर मूविंग अहेड, अगर इन्वेट को रेज करना है फंड्स बाय पब्लिक इशू तो फिर क्या है, तो ये सारी कंडीशन इतनी ABCDE, फिर ये R आई गेस और ज़्यादा है, माई गुडनेस S तक है, उसमें सब पॉइंट्स दिए, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो मैं पहले इसको कंप्राइज कर लेती हूँ अच्छे से, रीड आउट कर लेती हूँ एक बार अच्छे से, उसके बाद आपको रीड आउट कराती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि इन्वेट को रेज करना है फंड्स बाय पब्लिक इशू, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है, ये 5 पॉइंट करते हैं फिर धीरे धीरे आते हैं। इट शैल बी बाय वे ऑफ IPO, ठीक है समझ रहा है। एनी सब्सिक्वेंट इशू ऑफ यूनिट्स IPO बाय वे ऑफ, मतलब सब्सिक्वेंट करना है IPO के बाद तो फॉलो कर FPO करो, राइट इशू करो, बोनस इशू, ये बोल रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एनी इन्वेस्टर इन IPO आफ्टर शैल बी, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 लाख का होना चाहिए, समझते। प्रायर टू IPO एंड FPO द मर्चेंट बैंकर शैल फाइल द DOD अलॉन्ग विद द fees to the stock exchange, designated stock exchange and SEBI not less than 30 working days before filing OD, ठीक है। The DOD filed with SEBI shall be made public for comments for at least 21 days का for at least 21 days period, ठीक है। SEBI may communicate it comment to the lead merchant banker and in the interest of investor may require the lead merchant banker to carry out modification in the DOD. DOD मतलब ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। द लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर द कमेंट्स की जो एड्रेस किया है, जो भी सेबी ने बोला है, इन केस नो ऑब्जर्वेशन सजेस्टेड बाय सेबी, सो इन्वेट में फाइल द OD, ठीक है। फिर बोल रहा है द DOD एंड OD शैल बी अकम्पेन्ड बाय DDC ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट या एंड ऑल्सो बाय अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस, वो नीचे आएगा। द OD शैल बी फाइल्ड विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज फॉर नॉट लेस देन 5 वर्किंग डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 5 दिन पहले आपको क्या करना है, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर देना है। फिर बोल रहा है द इन्वेट में ओपन द IPO और FPO राइट इशू फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्या, द इन्वेट में ओपन द IPO और FPO राइट इशू विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द, जब से सेबी ने इशू किया है ऑब्जर्वेशन, वहाँ से 1 साल में आपको IPO FPO जो भी करने वाले हो कर लो। द एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी कंपेन्ड, मैंने बोला ना अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लगेगा। IPO या फिर FPO शैल नॉट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब IPO FPO जो भी करना है 30 डेज से ज़्यादा ऑफ अ पीरियड में सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं रख सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो राउंड ऑफ कर लो टू द नियरेस्ट इंटीगर। इन्वेट शैल अलॉट यूनिट्स एंड रिफंड एप्लीकेशन, या तो आप अलॉटमेंट कर दो या तो आप रिफंड कर दो, कब से, जब से क्लोजर हुआ है, क्लोजर ऑफ द इशू है वहाँ से 12 वर्किंग डेज में। इन्वेट शैल इशू यूनिट्स ओनली इन डीमैट फॉर्म में ही यूनिट इशू कर सकते हो। द प्राइस ऑफ इन्वेट यूनिट इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक शैल बी डिटरमाइंड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, या फिर सेबी जैसा बोलेगा वैसा। फिर बोल रहा है द इन्वेट शैल रिफंड मनी, ये 3 केस में इन्वेट को रिफंड करना पड़ेगा मनी, कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा अगर मैं इसके आगे जाती हूँ, तो वैसे है ये इतना ही, ठीक है। ओवरव्यू देख लेते एक बार। इन्वेट को रिफंड करना पड़ेगा मनी 3 केसेस में, वो बाद में बताते हैं। फिर है इफ़ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर फेल्स टू अलॉट, तो 15% का इंटरेस्ट दे देगा। यूनिट में भी ऑफर्ड, ये वाला भी चीज़ें बाद में करेंगी, ये OFS वाला है, ऑफर फॉर सेल वाला है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो आ जाओ बेटा अपने शॉर्टकट पे आ जाओ। पब्लिक इशू ऑफ इन्वेट, इन्वेट को क्या करना है, इन्वेट को ना पब्लिक इशू क्या करना है बेटा। अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक कि उसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था, तो हमने देखा कि प्राइवेट प्लेसमेंट में ये सब चीज़ें कर सकता है। नाउ पब्लिक इशू करना है इन्वेट को, तो क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हाट एम आई सेइंग राइट नाउ टू यू।
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कर सकते हैं अपन। पब्लिक इशू ऑफ इनविट, इनविट को करना है पब्लिक इशू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1% से 1 लाख का लेगा। पब्लिक इशू कर रहा है। अपन क्या करते हैं, हम लोग जोमेटो का आईपीओ आता है, IRCTC का आईपीओ आता है, फिर अभी रिलायंस का आईपीओ आता है, या फिर बहुत सारी कंपनी जो आईपीओ कर रही है, हम क्या करते हैं बेटा, हम 10 से 15 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम सब्सक्राइब करना है ना आपको, शेयर 1 लाख रुपए रखे होंगे जेब में, तभी आप इनविट में पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये चीज़ें समझ में आ रही, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आपको इनविट में जो है, इनविट के पब्लिक, आपको इनविट का आईपीओ खरीदना है तो आपकी जेब में 1 लाख रुपए होने चाहिए। समझ गया होगा अभी तो। फाइलिंग ऑफ DOD एंड OD, भाई अब DOD एंड OD का क्या सीन है देखते हैं। इनविट का जो मर्चेंट बैंकर है ना, वो DOD देगा, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एंड DDC देगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, इसको देगा, सेबी को देगा, एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को देगा, उसको ये जो DOD देना है ना, ये जब OD देने वाला है ना, उसके 30 वर्किंग डेज पहले देना है, ठीक है। फिर ये वेबसाइट पे भी डाल देगा, अपने मर्चेंट बैंक अपने सेबी स्टॉक एक्सचेंज डाल देंगे, और ये लोग पब्लिक कमेंट्स का वेट करेंगे एटलीस्ट 21 वर्किंग डेज। 21 वर्किंग डेज के लिए लोग पब्लिक कमेंट्स के लिए वेट करेंगे। पब्लिक कमेंट जाए तो फिर क्या करेगा मर्चेंट बैंकर जो है वो एड्रेस करेगा इश्यूज एंड मॉडिफाई करके देगा सेबी को एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन लेट्स से अगर कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, इन दैट केस सेबी क्या करेगा, वो OD दे देगा प्लस DDC दे देगा, इंक्लूड सेबी ऑब्जर्वेशंस, अगर कुछ होगा तो, नहीं होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। इतना चीज़ें क्लियर हुआ। फिर बोल रहा है OD टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज 5 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू। आपका इशू ओपन होने वाला है, उसके 5 दिन पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप OD दे दो, किसके पास, सेबी के पास। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये रिवाइज कराऊंगे फिर से, बट अभी आगे चलते हैं। इशू ओपनिंग डेट क्या होगी, मुझे ना, मैं ना क्या हूँ, मैं इन्वेट हूँ, मेरे को पता होना चाहिए ना मेरा इशू ओपनिंग डेट क्या होगा, कब मैं IPO ला सकती हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेबी ने मुझे ऑब्जर्वेशन जो दिया है ना, उसके 1 साल के अंदर ही अंदर मेरे को IPO लाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लाई तो मेरे को फ्रेश ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा सेबी के पास। IPO FPO राइट इशू सबका वही सीन है। आपको IPO FPO राइट इशू कुछ भी लाना है, सेबी ने ऑब्जर्वेशन दी, वहां से आपको 1 साल का टाइम है, आप IPO लो FPO लो, जो लाना है लाओ, बट 1 साल के अंदर लाओ। फिर बोल रहा है IPO कर रहे हो आप, ठीक है, आपका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है, आप IPO ला रहे हो FPO ला रहे हो, ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन पीरियड ला रहे हो, पब्लिक इशू को बोल रहे हो ना, पब्लिक इशू कर रहे हो, बोल रहे 1 लाख, तो 30 दिन तक आपका 1 लाख का ड्रामा चलने वाला है। जैसे आपका इशू क्लोज होता है विद इन 12 वर्किंग डेज, या तो आप अलॉटमेंट करोगे, नहीं अलॉट कर पा रहे हो तो रिफंड करोगे। रिफंड मैंने बोला 3 केसेस है, वो देखते हैं। चलो फिर सब्सक्रिप्शन पीरियड से रिलेटेड क्या चीज़ है, क्या प्रोविजन है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे प्रोविजन दिखते हैं कि एप्लीकेशन जो होगा वो अकम्पेन्ड विद एब्रिज्ड ऑफर डॉक्यूमेंट होगा। यूनिट्स टू एनी पर्सन आप दे सकते हो, रेसिडेंट हो, फॉरेन का हो, लेकिन फॉरेन का हो तो RBI के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो प्रोराटा बेसिस पे होगा, और आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट इंटीगर। और क्या लिखती हूँ मैं, टू द नियरेस्ट इंटीगर, ठीक है। यूनिट्स ओनली इन डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। प्राइस डिटरमिन थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, या फिर जो सेबी बोलेगा वो। फिर ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मेन है कि आपको क्लोजर हुआ ना IPO का, वहां से आपको 12 डेज के अंदर या तो अलॉटमेंट करना है, अलॉट नहीं कर पाए तो रिफंड करना है। रिफंड कौन से केसेस में करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90 डेज या 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वेट यहाँ पर आ रहा है अपना, मैंने बोला 3 केसेस है कि द इनविट शैल रिफंड मनी all applicants in case it fails to collect subscription at least 90% of the fresh issue size is specified in the offer document, कि 90% of the minimum subscription वो कर नहीं पाए। applicants to the extent of over subscription in case money received is in the extent of over subscription, ठीक है। all applicant in case number of subscribers to the IPO forming part of the public issue is less than 20, okay। फिर नोट दिया है कि 25% तक आप रख सकते हो अगर वो सब्सक्रिप्शन हो गया तो, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये वाला पॉइंट है। तो आ जाते हैं यहाँ पर 90 डेज नहीं है, यहाँ पर 90% आएगा, ठीक है।
सो रिफंड करना पड़ेगा 3 केसेस में। भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% नहीं आ पाया आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, फिर भी आप 25% ऑफ इशू साइज अपने पास रख सकते हो। लेट्स से रोशनी इन्विट का नाम उसने इशू साइज दिया था, उसने देखो ना यहाँ पर देते मिनिमम ऑफर साइज है ना 250 करोड़ का, तो चलो मैंने मिनिमम ऑफर दिया था 250 करोड़ का। अब मेरे साथ सीन क्या हो गया कि 250 करोड़ के बदले मेरे को 500 करोड़ मिल गए कि भाई ये 500 करोड़ रखो, बट मैं 500 करोड़ रख सकती हूँ क्या? तो नहीं। तो 500 करोड़ में से 250 करोड़ तो मैं रख सकती हूँ, बचा जो 250 करोड़ है उसमें से मैं 25% तक रख सकती हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन का। बट मेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा मैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड ऑडिट टू कंटेन और मैं ये फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करने वाली हूँ ये ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए। सब्सक्राइबर ऑफ IPO लेस देन 20 कि IPO तो मैंने डाल दिया, बट भाई 20 लोग भी मेरा अगर 1-1 लाख मेरे कंपनी में 1 लाख मांग रहे हो ना, 1 लाख दो 1 लाख दो पब्लिक इशू 1 लाख, अगर 20 लोग भी 1-1 लाख नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा? तो फिर आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो 20 लोग तो मिनिमम देने चाहिए, 20 सब्सक्राइबर होने चाहिए। इन्वेस्टर मैनेजर फेल्स टू अलॉट लिस्ट या फिर रिफंड द मनी। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है फेल्स टू अलॉट नहीं कर पा रहा है, लिस्ट नहीं कर पा रहा है या फिर रिफंड नहीं कर पा रहा है मनी, तो 15% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आई होप ये इतना पार्ट समझ में आए, रिवाइज कराऊंगी, टेंशन मत लो। ऑफर फॉर सेल वाला पॉइंट आ गया। ऑफर फॉर सेल ऑफ यूनिट मस्ट बी हेल्ड फॉर मिनिमम 1 ईयर एटलीस्ट। अगर कोई ऑफर फॉर सेल कर रहा है, लेट्स से रोशनी इन्विट है, रोशनी इन्विट का एक पार्टनर है दीपक लेट्स से मिस्टर दीपक बोल रहे भाई कि मेरे पास ना ऑफर फॉर सेल के लिए यूनिट्स पड़ी है और मैंने 1 साल से होल्ड करके रखी है। मैंने बोला ठीक है आप कर सकते हो। फिर बोला 3 years फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इफ नो मनी रेज शेल सरेंडर इट्स शेयर्स एंड सीज टू ऑपरेट एज इन्विट। अगर मैं 3 years फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इफ नो मनी रेज्ड, मैंने इन्विट को रजिस्टर करा लिया लेकिन 3 साल से मैंने कोई मनी रेज नहीं किया, ना तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ना ही पब्लिक इशू के थ्रू, तो मेरे को सरेंडर करना पड़ेगा मेरे शेयर्स। एंड सरेंडर इट्स शेयर्स नहीं आएगा, सरेंडर इट्स यूनिट्स एंड सीज टू ऑपरेट एज इन्विट। उसके बाद भी है क्या कुछ? नहीं, खत्म हो गया, इतना ही था। रिवाइज करा रही हूँ, फटाफट देख लो, उसके बाद बोलना रिवाइज नहीं करा है। पब्लिक इशू ऑफ इन्विट में क्या बोल रहा है बेटा जी? पब्लिक इशू ऑफ इन्विट अगर आपको करना है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 1 लाख का होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कि हर एक बंदा 1-1 लाख 1-1 लाख 1 लाख दो पब्लिक इशू 1 लाख ऐसे याद रख लो। फाइलिंग ऑफ DOD एंड OD। इन्विट जो है मर्चेंट बैंक का इन्विट का DOD देगा प्लस DDC देगा सेबी एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को। DOD जो देगा एटलीस्ट OD देने के 30 वर्किंग डेज पहले देना है। फिर वो वेबसाइट पर डाल देगा मर्चेंट बैंक का सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज के। इनवाइट करेगा पब्लिक कमेंट्स एंड फॉर 21 वर्किंग डेज एंड वेट करेगा। कुछ कमेंट आ रहा है तो मर्चेंट बैंक उसको एड्रेस करेगा एंड मॉडिफाई करके सेबी एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को OD भी देगा, DDC भी देगा, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। OD टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज मतलब मैं जब इशू कर रही हूँ ना उसके 5 दिन पहले मेरे को मेक श्योर करना है कि मैं सेबी के पास OD दे दूँ, वरना मैं इशू नहीं कर पाऊंगी। फिर इशू ओपनिंग डेट क्या होगी? सेबी का ऑब्जर्वेशन आया ना, लेट्स से यहाँ पे सेबी को मैंने कमेंट 21 डेज दिया था कमेंट के लिए। जब से जहाँ से मेरे को सेबी का ऑब्जर्वेशन मिला ना, वहाँ से 1 साल में मेरे को IPO FPO राइट इशू जो भी लाना है, IPO के बाद ही FPO आता है, इतना तो आई डोंट थिंक आई हैव टू गो थ्रू विद दैट। सो IPO FPO जो भी लाना है वो 1 साल से मैं सेबी के ऑब्जर्वेशन से कर सकती हूँ। IPO जो है सब्सक्रिप्शन पीरियड जो होता है, जो मैं बोल रही हूँ ना 1 लाख दो 1 लाख दो, ये कब ये कितने दिन के लिए बोल सकते हो? 1 लाख पब्लिक इशू मैं 30 दिन के लिए बोल सकती हूँ। IPO लाओ FPO लाओ जो भी लाओ। Application has to be accompanied with abridged offer document. Units to any resident मतलब फॉरेन का हो या फिर इंडिया का हो चलेगा। यूनिट्स ओनली इन डीमैट फॉर्म लिस्टेड होना चाहिए। यूनिट्स प्री डिटरमिन्ड, या तो आप प्री डिमाइंड कर सकते हो प्राइस थ्रू बुक बिल्डिंग, या फिर आप सेबी जैसा बोलेगा वैसा कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो प्रो डाटा बेसिस पे करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीगर पे। क्लोजर ऑफ इशू है वहां से 12 वर्किंग डेज में आपको अलॉटमेंट कर देना। रिफंड करना पड़ेगा 3 केसेस में। आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पा रहे हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो रिफंड करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर ऑफ IPO जो है वो 20 से कम है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो 25% ऑफ इशू साइज रख सकते हो, लेकिन आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। और OD में यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो लिखा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजर अगर फेल्स टू अलॉट लिस्ट या फिर रिफंड मनी तो 15% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
Offer for sale of units. Offer for sale for unit must be held in for like 1 year and 3 year from registration. अगर no money raised then आपको surrender करना पड़ेगा आपका InvIT का registration certificate. आई होप इतना क्लियर हो गया. तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बेसिकली. हमने कर लिया InvIT में अभी तक हमने किया है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन किया है, ऑफर ऑफ यूनिट्स क्या है, पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स क्या है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स कर लिया है. लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग कैसे होगी, डी लिस्टिंग कैसे होगी वो देखना बाकी है. तो अब क्या करना बचा है वो मैं आपको बता देती हूँ. अपना डिस्टिंग्विश करना एक बचा है कि रीट और इन्विट में डिस्टिंग्विश क्या है, क्या डिफरेंशियल है. तो ये सिंपली रीड करना है मॉड्यूल का. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना है, अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजर है तो कैसे मेंटेन करेगा, ट्रस्टी है तो कैसे मेंटेन, क्या क्या मेंटेन करना है. फिर आगे आपका गाइडलाइंस टू बी इशूड ऑफ यूनिट्स ऑफ इन्वेस्ट, क्या क्या गाइडलाइंस है पब्लिक इशू के लिए. फिर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. फिर है अपने पास गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ यूनिट्स बाय इन्वेस्ट. प्रेफरेंशियल इशू जो हमने किया उसके लिए क्या गाइडलाइंस दिया है. ठीक है. फिर है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स कैसे करना है, लिस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स कैसे करना है. ठीक है. फिर है डी लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स के केस में क्या है. दैट्स इट. तो ये वाला जो पोर्शन है अभी तक हमने कवर कर लिया, ये तो हो गया. जो नेक्स्ट पोर्शन है वो कवर होगा नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू गाइज आर रियली लाइकिंग द कॉन्सेप्ट आई एम टीचिंग यू, you guys go ahead and just give thumbs up and also comment as much as you can, and also ask me your doubts, so maybe I can solve it for you, and share it to as many as people you want to, because my motto behind this video is just to spread the knowledge as much as I can. I'm not generating any revenue out of it, and I do not wish to do that, because I just want to help as much as self-study student or other student can get help from me. All right, so thank you for the help, and thank you for your good comments, and subscribe my video if you really like the concept, and stay tuned for the next such informative video. All right, thank you everyone.